गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स। कल हम लोगों ने बात करी थी बिजनेस से स्टडी स्टार्ट करा था और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, है ना। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा मानवीय क्रिया किसे कहते हैं, मानवीय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तथा मानवीय क्रिया का जो व्यवसाय था, पेशा था, रोजगार था, इस पर डिस्कस करी, उसकी विशेषताओं को जाना। फिर हमने कहा कि देखिए पेशा और रोजगार तो यहीं तक रह जाता है, हमें तो बिजनेस के साथ आगे बढ़ना है, और बिजनेस के साथ आगे बढ़ना है तो हमने बिजनेस की बात करी थी, है ना। चलो तो फिर हम देखते हैं कि बेटा हमने बिजनेस के फीचर्स को पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग देखते हैं कि बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मतलब व्यापार का क्या उद्देश्य होता है समानता, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, आज व्यवसाय के उद्देश्य को जानते हैं। हम लोग को जानना है व्यवसाय के उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के उद्देश्य क्या जानना है हमें, व्यवसाय के उद्देश्य। समानतः व्यवसाय के 3 उद्देश्य होते हैं हम लोगों के पास, या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यापार करते हैं व्यक्ति और बिजनेस को चलाते हैं, तो बिजनेस के 3 चलाने वाले व्यक्ति की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की मुख्य 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसे हम लोग जानते हैं। पहला आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। देख लीजिए, हमारा जो बिजनेस है उसके 3 उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट वन आर्थिक उद्देश्य, सेकंड सामाजिक उद्देश्य, एंड थर्ड वन व्यक्तिगत उद्देश्य। तो हम लोग जानते हैं भाई आखिर आर्थिक उद्देश्य क्या होता है, क्या क्या होता है व्यापार की आर्थिक उद्देश्य। तो सबसे बड़ी बात अर्थात पैसा कमाने के लिए ही व्यापार चलती है, तो पैसा से संबंधित उद्देश्य जो होगा, पैसा कमाने से संबंधित, उसे हम लोग आर्थिक उद्देश्य कहेंगे, है ना। दूसरी तरफ सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है बेटा कि हमारा जो बिजनेस है जिस समाज में रहेगी, उस हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर उपस्थित लोगों को, है ना, लोगों की जीवन स्तर में कुछ सुधार लाए। और वो सुधार कैसे आएगी, क्या क्या करना पड़ेगा, हम बात करेंगे। और व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है कि बिजनेस के भीतर रह रहे लोगों का भी कुछ भला होना चाहिए भाई। आई मीन वर्कर्स, काम करने वाले मैनेजर्स, है ना, कोई मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इत्यादि, जो लोग बिजनेस के भीतर रह करके बिजनेस को चला रहे हैं, उसके लिए भी कुछ व्यापार को कुछ बनाने होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। तो हम लोग जानते हैं कि व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य, बिजनेस की इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब आर्थिक उद्देश्य का मतलब होता है व्यवसाय द्वारा धन उपार्जित करना। आज थोड़ा गले में खराश है, थोड़ा देख लीजिएगा। व्यवसाय द्वारा धन उपार्जित करना यह मुख्य उद्देश्य और इसका परम आर्थिक उद्देश्य होते हैं। पहला क्या होता है, इसका आर्थिक उद्देश्य। उस आर्थिक उद्देश्य में क्या, तो व्यवसाय द्वारा धन उपार्जित करना, ये उसका आर्थिक उद्देश्य है। तो आर्थिक उद्देश्य में कुछ टॉपिक्स क्या क्या करते हैं भाई, चलो आर्थिक उद्देश्य की क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, आर्थिक उद्देश्य का पहला पॉइंट, लाभ अर्जित करना। भाई लाभ कमाया गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ग्राहक सृजन करना। तीसरा पॉइंट नव प्रवर्तन करना।
हमने लिखा ये 3 चीज़ें, हमने लिखा लाभ अर्जित करना, ग्राहक सृजन करना और नव प्रवर्तन करना। सर तीनों का क्या मतलब समझाता हूँ। सॉरी आज थोड़ा सा गले में खराश है। लाभ अर्जित करने का मतलब तो आप जानते ही हैं भाई, बिजनेस पैसा कमाएगी, बिजनेस पैसा कमाएगी तो कल मैंने लाभ का भूमिका और उसका महत्व के बारे में बता दिया, भूमिका या महत्व को कल ही बता दिया था कि लाभ कमाएगी तो क्या होगा। लेकिन दूसरी बात ग्राहक सृजन करना, हाँ व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने ग्राहक, नए नए ग्राहक को बनाए, एक दिन प्रतिदिन ग्रो करते जाए, नए नए कस्टमरों से जुड़े, तो ये उसका मुख्य उद्देश्य अर्थात आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि ग्राहक बनेगी तभी तो कमाई होगा। और ग्राहक सृजन का मतलब ग्राहक को जन्म नहीं देता है, अपने व्यापार से जोड़ता है ना, अपनी गुड्स की क्वालिटी से, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो करता है जिससे हमें ग्राहक हमारे पास आए, और ग्राहक अगर हमारे पास आएंगे तो मेरा सेल होगा, सेल होगा तो इनकम होगी, और इनकम होगा तो हम लाभ अर्जित कर पाएंगे, है ना। तीसरा नव प्रवर्तन करना, इसका जो तीसरा है मतलब आर्थिक उद्देश्य का तीसरा पॉइंट, नव प्रवर्तन करना। बेटा नव प्रवर्तन करने का मतलब होता है नए नए चीज़ों का उत्पादन करना, या अपने ही एग्जिस्टिंग गुड्स में, मतलब विद्यमान गुड्स में कुछ बदलाव करके उसे और अच्छे बना देना। जैसे देख लीजिए ये मार्कर कंपनी, मान लीजिए आपकी मार्कर कंपनी होती है, ऐसी प्रोडक्शन दिख रही है, देख लो, दिख रही है आप लोगों को। मान लो इसमें कुछ बदलाव, वो चाहता है कि नहीं यार कुछ लड़कियां वगैरह यूज करती है इसे, तो इसमें कुछ मॉडिफाई वगैरह करके झुमका वगैरह लगाना चाहती है, भाई यहाँ की झुमका कुछ, है ना, मतलब मुझे नहीं पता, एक होता है ना एक पेन टाइप का, देखते हो पेन में भी लगा होता है, यहाँ पर कुछ रबर लगा दिया, जिससे क्या मॉडिफाई, नव परिवर्तन हो गया, जिससे लोग इसे पसंद करने लगे। क्या करने लगे, मान लीजिए ऐसे मार्कर चला चला के बोरिंग हो चुके होंगे। जैसे पहले के ज़माने में याद कीजिए, बेल बटन वाला पैंट होती थी जो बहुत फैल होता था पहले, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल, नीचे भी बहुत फैल, और बॉडी पर था। फिर मतलब नॉर्मली पैंट हो गया, है ना। फिर अभी देख रहे हैं जीन्स चल रही है, अब जीन्स में भी फटी हुई जीन्स चल रही है। देखिए कपड़ा तो वही है, पहनने लायक, है ना। पहले बेल बटन पैंट ही था, अभी भी पैंट ही है, और जीन्स भी पैंट ही तो है, लेकिन वह कलर, उसकी मॉडल, उसकी स्टाइल बदलता रहता है। तो उसी को कहते हैं हम लोग नव प्रवर्तन करना। क्या कहते हैं उसको हम लोग, नव प्रवर्तन करना। तो व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य समझ गए। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य 3 प्रकार की होती है, मतलब लाभ अर्जित करना 3 गो होता है, दूसरा ग्राहक सृजन करना, तीसरा नव प्रवर्तन करना। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक उद्देश्य की तरफ। किसके तरफ, सामाजिक उद्देश्य की तरफ। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए जिस समाज में हमारा व्यापार है, मतलब सीधा कहें इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण से संबंधित लोगों के हित से है। जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने गांव में बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने गांव में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप अपने ही गांव के लोगों को रोजगार दें। सर्वप्रथम, है ना, अपने ही गांव के लोगों को रोजगार दे, उसे अच्छे क्वालिटी की माल प्रोवाइड करे, खराब माल उसे प्रोवाइड ना करे, और अच्छे माल अच्छे मूल्य पर प्रोवाइड करे। देखिए एक होता है कि भाई आप अच्छे माल तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन अच्छे माल का इतना ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं कि भाई वो बंदा, सामने वाला बंदा इस बात से अखड़ गया, उसको वो एफर्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो कि गलत है। क्या है, एक गलती है आपकी, है ना। आप समाज में रहते हैं और आपकी सामाजिक दायित्व है कि किन किन चीज़ों पर ध्यान दें। देखते हैं किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो देख सकते हैं उच्च किस्म की वस्तु उच्च मूल्य पर, पहला पॉइंट, उच्च किस्म की वस्तु उच्च किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर, उचित मूल्य पर, मतलब उच्च किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर, मतलब अच्छे किस्म क्वालिटी की चीज आपको एक उचित और अच्छे दाम पर समाज में बेचनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट होता है समाज के विकास में योगदान। समाज के विकास में
योगदान। सर इसका क्या अभिप्राय? बेटा इसका अभिप्राय ये कि मान लीजिए जिस परिवहन में आपका व्यापार है, जिस वातावरण में, जिस समाज में आपकी बिजनेस है, वहाँ का रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बार बार आप ट्रैक्टर चला करके, ट्रक चला कर रोड तोड़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप अपने फैक्ट्री के रोड के साथ साथ गांव वाले के भी रोड थोड़ा देख लीजिए। आप अपने फैक्ट्री में पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो जो बिजली आप ला रहे हैं उसे गांव वालों को भी विभक्त कीजिए कि हाँ आप लोग भी इस बिजली से अपना कनेक्शन करवा सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आप अपना पेपर बनवा करके कनेक्शन करवा दीजिए। देखिए इससे क्या होगी, समाज आपके प्रति रुझान रखेगा ना। समाज की हित अगर आप करेंगे तो समाज, आप दौड़े दौड़े आपके अहित अगर होता है तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे। जिस वातावरण में आप रह रहे होंगे, जहाँ पर आपकी बिजनेस होगी, वही के इर्द गिर्द के लोग आपके बिजनेस को देखने आएंगे जब आप अच्छे कर्म करेंगे। मतलब बिजली लाए फैक्ट्री के लिए तो उसको रास्ते में जो पड़ रहा है समाज के लोग, उससे भी दे दो कि भाई हाँ डोनेट कर लो, है ना। रोड बनवा दो थोड़ी बहुत, है ना। पानी अगर अपनी फैक्ट्री के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हो तो आप समाज के लिए भी वो पानी फ्री कर दो, भाई आप भी यूज करो इस पानी के नल में से। पाइप अगर पानी का निकाल कर ला रहे हो तो समाज को भी दे दो, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, समाज के विकास में योगदान करना। क्या कहते हैं हम लोग, समाज के विकास में योगदान करना, ठीक है ना। फिर हम लोग जानते हैं तीसरा पॉइंट अपना, नियोजकों को पर्याप्त लाभ, नियोजकों इसको हम लोग विनियोजकों भी बोलते हैं, विनियोजकों, है ना। नियोजकों या विनियोजकों को पर्याप्त लाभ मतलब समझिए, मतलब क्या सर, विनियोजकों का लाभ। तो जिस बंदे ने आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लगाए हैं उसे भी आपको उचित लाभ देना पड़ेगा। उचित रेट ऑफ इंटरेस्ट दीजिए, उचित प्रॉफिट का हिस्सा अगर आप बनाए हुए हैं, मान लीजिए आपका कोई शेयर होल्ड कर रखा है तो आप उचित प्रॉफिट का हिस्सा दीजिए, है ना। तो ये आप अपने विनियोजकों को दीजिए। अच्छा, क्योंकि आपके विनियोजक अगर आपसे खुश रहेंगे तभी तो आपके विनियोजक आप में और इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। अगर आप उसे उचित रेट ही नहीं दे रहे हैं, भाई आप कमा रहे हैं और कह रहे हैं उसको कि भाई मुझे लाभ ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो ये आपकी सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत ही रखा जाता है। लास्ट होता है रोजगार उपलब्ध करवाना। पॉइंट नंबर 4, रोजगार उपलब्ध कराना। हाँ भाई, जिस व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में आप रह रहे हैं, चौथा पॉइंट अपना, रोजगार उपलब्ध करवाना। मतलब जिस व्यावसायिक संस्था में आप समाज में रह रहे हैं वहाँ के लोगों को पहले आप रोजगार दीजिए, बाद में आप, जैसे आप बिहार में, मैं बिहार सीतामढ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं सीतामढ़ी से हूँ, अगर फैक्ट्री खोलता हूँ बिहार सीतामढ़ी में तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले बिहार, और वो भी सीतामढ़ी, और वो भी अपने गाँव जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ के लोगों को पहले रोजगार उपलब्ध करवाऊँ, फिर बात करूँगा बिहार के बाहर या सीतामढ़ी से बाहर, है ना। बिहार में ही सीतामढ़ी से बाहर, फिर अगर सीतामढ़ी के बाहर के बाद फिर दूसरे राज्य के लोगों को, है ना। तो पहले तो आपका हित है कि आप अपने ही समाज में जहाँ पर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो रही है या है वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, है ना। तो दूसरा चीज़ हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा, पहला आर्थिक उद्देश्य पढ़ा, दूसरा सामाजिक उद्देश्य पढ़ा, है ना। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा, और लास्ट वन हम लोगों के पास क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य, यही है ना। व्यक्तिगत उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, है ना। तो देखिए ये कुछ खास नहीं बेटा, लेकिन फिर भी ये किताब तुम्हारी नहीं कहती है। लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, यह व्यवसाय के भीतर कार्यरत व्यक्तियों या श्रमिकों के हितों को प्रदर्शित करता है। मतलब इससे क्या होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब होता है कि बिजनेस के भीतर काम कर रहे व्यक्तियों के, जो ऑलरेडी आप में काम कर रहा है बंदा, उसके हित को देखना, ठीक है ना।
उसके हित को देखना। जैसे पॉइंट नंबर 1, उचित पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक है ना। दूसरा, उचित कार्य घंटा। तीसरा, अनुकूल वातावरण तैयार करना, अनुकूल वातावरण तैयार करना। कौन सा वातावरण? तो कार्य वातावरण, अनुकूल कार्य वातावरण होगा। अनुकूल लिख देता हूं यहां, सॉरी रहने दो, कार्य वातावरण लिख लेना, है ना। तथा चौथा, हाँ, जॉब सुनिश्चित करना। देखिए, ये एक अलग से टॉपिक है, ये एक्चुअली में आपके टॉपिक नहीं है ना, फिर भी ये आपकी ही टॉपिक है। यहाँ व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या क्या होता है भाई, मैंने पहला लिखा उचित पारिश्रमिक। ये पहली बात, व्यक्तिगत उद्देश्य होता किसके लिए है? तो व्यवसाय के भीतर कार्यरत लोगों के लिए, वह अधिकारी हो या किसी भी प्रकार की कोई कर्मचारी हो या मजदूर ही क्यों ना हो, है ना, उन लोगों के जो व्यवसाय के भीतर हैं, है ना, और काम कर रहे हैं, उन लोगों के हित की रक्षा करना व्यक्तिगत उद्देश्य के भीतर रखा गया है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं? पहला, उचित पारिश्रमिक, अर्थात वह जितना काम करता है उसको उसके बदले उतना ही पैसा मिलना चाहिए। जो ज़्यादा काम करे उसे ज़्यादा पैसा दीजिए, है ना, पहली बात। दूसरा है उचित कार्य घंटा। सर इसका क्या मतलब? तो इसका ये मतलब बेटा कि उचित कार्य घंटा आप डिसाइड पहले करवा लीजिए कि आपसे 2 घंटा काम करवाया जाएगा, 8 घंटा काम करवाया जाएगा या 12 घंटा काम करवाया जाएगा। पहले ही आपको बताइए उसे कि आपको 8 घंटे काम करने के बदले इतने रुपए मिलेंगे, है ना। उसको इच्छा होगी तो आपको काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आप उसे 6 घंटा बोलकर 8 घंटा काम करवा लो और 10 घंटा बोलकर 12 घंटा, ये गलत है ना, वो उसके हित की रक्षा नहीं है। तीसरा, अनुकूल वातावरण तैयार करना। अब सर ये अनुकूल वातावरण का क्या मतलब? तो अनुकूल वातावरण का मतलब है कार्य का वातावरण। जैसे आप अपने कर्मचारियों को ऐसे जगह पर कभी नहीं भेज सकते हैं जहां पर कि वातावरण दूषित हो। प्रदूषित वातावरण में आप काम मत करवाइए, साफ सफाई करवाइए, है ना, एक अच्छा माहौल बनाकर दीजिए, है ना, तभी तो आपके लिए वो काम करेगा, है ना, और वह सुरक्षित भी रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा रखना, उसे बीमारी से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जहाँ पर काम करवाते हैं उस कार्य के क्षेत्र को, है ना, वहाँ पर जिस कार्य के क्षेत्र उसे साफ सफाई होना चाहिए, है ना, हमेशा। तो उसी को कहते हैं हम लोग उचित या अनुकूल वातावरण तैयार करना। लास्ट है अपना जॉब सुनिश्चित करना। जॉब सुनिश्चित करना मतलब कि आप उसे, देखिए आपके जितने भी कर्मचारी आते हैं नए नए काम करते रहते हैं, उसको लगता रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको निकाल देंगे, यार 1 महीने में काम करके नहीं देंगे हमको सैलरी नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। देखिए उसको आपका हक है कि आप उसे बात कहें, थोड़ा बहुत डांटे, समझाए, मोटिवेट करें, ये आपका हक है। लेकिन समस्या ये है कि यदि आप उसको जॉब के मतलब आश्वासन नहीं देंगे कि नहीं आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आप टाइम थोड़ा ले सकते हैं, अच्छे से चीज़ को सीख लीजिए, उसके बाद आप कीजिए। और आपको जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक जॉब से नहीं निकाला जाता है। अगर ये आश्वासन आप देते हैं, ऐसी आश्वासन आप अपने कर्मचारियों मजदूरों को देते हैं, तो आपकी कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वो समझेगा कि हमारा मालिक, हमारा जो मालिक है, ऑनर है, हमारी बड़ी कद्र करता है। और आप अगर कद्र करेंगे उसकी तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने आज पढ़ा टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा भी व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के 3 उद्देश्य होते हैं, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य, है ना। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का मतलब व्यवसाय द्वारा धन कमाना, धन अर्जित करना, आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया। ये 3 कैटेगरी में, मतलब इसका 3 गो टॉपिक है, 3 पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए इसके। आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? तो आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत लाभ अर्जित करना, पहला पॉइंट भैया, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या भाई, है ना।
कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, दूसरों को क्या देगा। आर्थिक उद्देश्य दूसरा ग्राहक सृजन करना, इसका मतलब भैया नए नए ग्राहक बनाते रहो आप, क्योंकि नए नए ग्राहक अगर आप बनाओगे, नए नए ग्राहक यदि आप बनाओगे तब आपकी लाभ अधिक होगी, है ना। तीसरा पॉइंट्स कि भैया नव प्रवर्तन करना, क्या करना, नव प्रवर्तन करना। भाई नई नई अगर फैशंस आ रहे हैं, है ना, नए नए मॉडल्स निकल रहे हैं अपने उत्पाद का, नए नए चीज़ लोग मार्केट में ला करके बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आप भी नए नए चीज़ को रखिए या बनाइए, है ना, या क्रय विक्रय कीजिए। दूसरा मैंने कहा सामाजिक उद्देश्य, इसका अभिप्राय व्यवसाय में व्यावसायिक वातावरण से संबंधित लोगों के हित से है। हाँ भाई, जिस वातावरण में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं वहाँ पर उपस्थित लोगों को भी कुछ आपसे सहायता प्रदान करनी होगी, आपको उन लोगों को भी देखना होगा। जैसे क्या क्या, तो भैया उच्च किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर, मतलब अच्छे किस्म की वस्तु आपको उचित मूल्य पर देना है। दूसरा कि भाई समाज के विकास में योगदान, हाँ भाई अगर रोड टूटी फूटी है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी का पाइप यदि आप ला रहे हैं तो आप अगर रोड बनवा रहे हैं तो थोड़ा गली तक बनवा दीजिए उसके, है ना। अगर आप बिजली ला रहे हैं तो समाज के में भी दे दीजिए कि भाई आप लोग भी इसका यूज कीजिए थोड़ा, है ना। पानी का पाइप ला रहे हैं फैक्ट्री के लिए तो आप पानी का पाइप क्या कीजिए, समाज के लोगों को भी थोड़ा सा दे दीजिए, है ना, कि भाई इसमें से आप पानी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी फायदा है, समाज के फायदा अगर है तो इसमें आपका भी, बिजनेस का भी फायदा है ना। यही लोग आपकी मदद करेंगे, यही लोग आपके प्रचार प्रसार का कारण बनेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट मैंने कहा व्यक्तिगत उद्देश्य में यह व्यवसाय के भीतर कार्यरत व्यक्तियों या श्रमिकों के हितों को प्रदर्शित करता है ना। मतलब यह व्यवसाय के भीतर काम करने वाले लोगों, है ना, श्रमिकों को बताता है कि भाई उसके क्या मतलब क्या होना चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ उपाय कर दो भाई। आपने अपने लिए किया, लाभ कमाया, आपने समाज के लिए किया, लेकिन उस जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम जो कर रहा है उस बंदा, उसको भी तो कुछ चाहिए ना, उसको भी तो बिजनेस, वो भी तो बिजनेस तो सोचेगा ना भाई हमारे अंदर काम करे लोगों का भी हित कुछ हो जाए। तो देखिए क्या क्या हित हो सकता है। तो मैंने बताया उचित पारिश्रमिक दीजिए, जितना काम जो करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा दीजिए। दूसरा उचित कार्य घंटा निर्धारित कर दीजिए, है ना, उचित कार्य घंटा कि भाई आपको 2 घंटा करना है या 4 घंटा करना है या 12 घंटा करना है, वो कर दीजिए। तीसरा अनुकूल वातावरण तैयार करके दीजिए, हाँ एक सुरक्षित, है ना, सुव्यवस्थित साफ सुथरा वाला वातावरण, कार्य का जो वातावरण है जहाँ पर आप काम करते हैं श्रमिक, वो अच्छे वातावरण तैयार करके दीजिए। लास्ट जॉब सुनिश्चित करना, मतलब कि आप बता दीजिए उसको कि हाँ भाई आपकी जॉब सुरक्षित है, आपको निकाला नहीं जाएगा जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होगी, है ना। आप टाइम ले सकते हैं, थोड़ा सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, इस पर काम कीजिए। आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ना थोड़ा बहुत कम भी काम करें तो चल जाइए ना। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा दिन तीसरा दिन आया उसको डांटना आप स्टार्ट कर दे कि आपसे काम नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हैं। अगर 1 महीना 2 महीना बीत भी गया और थोड़ा उम्र का भी लिहाज रखा जाता है इसमें, है ना, कि भाई में जो आपको शुरू से ही आपके पास रह रहा है बंदा, जो बंदा आपके साथ शुरू से ही रह रहा है, तो उस बंदे का उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए ये आज हो गया हमारा ये टॉपिक ख़त्म, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक थोड़ी सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट, मतलब इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे आज। अपनी लास्ट चीज़ें हैं जो हम कल ही बात कर लेते हैं, लेकिन कल बात नहीं कर पाए, उस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था। आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाती है 11th में, वो टॉपिक है बेटा, मैंने बताया था आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है, व्यवसाय, पेशा, रोजगार। तो इसमें से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन निकल कर आ जाता है, सर तीनों में अंतर क्या है, मतलब व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, व्यवसाय, पेशा, रोजगार में अंतर। मैं देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंतर तीनों का, ठीक है ना। मतलब क्या है अपना टॉपिक, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। देखिए बेटा, कभी भी डिफरेंसेस लिखने के लिए आप जितने भी डिफरेंसेस जितने आधार पर पूछे गए हैं वैसे ही लिखेंगे। देखिए मैं जैसे फॉर्मेट बनाता हूँ एक, वो बना लेंगे आप। पहला तो आप लिखिए अंतर के आधार, अंतर के आधार, दैट मीन्स कि आप किस आधार पर उसे अंतर कर रहे हैं। कम से कम 5 पॉइंट्स इसमें लिखने होते हैं अपना, है ना, समझ रहे हैं ना।
कम से कम 5। देखिए 3 चीज़ें है ना अपने पास, क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है व्यवसाय, तो व्यवसाय लिखेंगे, व्यवसाय है ना। दूसरा क्या है पेशा, तो यहाँ लिख दीजिए पेशा। तीसरा क्या है, तो ये है रोजगार। क्या है, रोजगार, है ना। तो आप देखिए ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ के देखिए कि मान लीजिए बेटा कह रहा है भाई आपको कि अगर हम कहें अंतर के आधार में कि भाई इसको शुरू कैसे करें, मतलब तीनों को, व्यवसाय को कैसे शुरू करें, पेशा को कैसे शुरू करें, रोजगार को कैसे शुरू करें। तो हम बात करते हैं अंतर के आधार में लिख देते प्रारंभ। क्या लिख दे, प्रारंभ। अंतर के आधार में क्या, प्रारंभ, कि भाई आप इसे प्रारंभ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में व्यवसाय को प्रारंभ करने पर कोई, प्रारंभ टॉपिक क्या अपना, प्रारंभ पहला, व्यवसाय को प्रारंभ करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। देखते नहीं गांव में जाता है लोग, होलसेलर से कुछ उठाकर लाता है, छोटे मोटे दुकान में रखता है, हाँ चालू व्यापार चालू, है ना। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई जरूरत चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे, किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे, तो कुछ वैधानिक नियम जो होती हैं उसको पूरा करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। वैधानिक नियम को पूरा करने के बाद आप कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला इसमें क्या लिख दें कि वैधानिक नियम को सफलता वैधानिक नियम को सफलतापूर्वक करके, लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा, मैं पहले फिर बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि व्यवसाय के लिए कोई वैधानिक नियम लागू हुई हो, ऐसा नहीं है ना। हम व्यवसाय ऐसे भी कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, कोई दिक्कत नहीं। एकाकी व्यापार, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। साझेदारी ना रजिस्ट्रेशन करवाए तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वहाँ पर वैधानिक नियम होते हैं, है ना। इसलिए हमने लिखा वैधानिक नियम को सफलतापूर्वक पूरा करके, हमने लिखा ना। दूसरा सफलतापूर्वक करके, है ना। दूसरा पेशा, बेटा अगर पेशा करना है तो आपको प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए, जैसे आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा करना चाहते हैं, या वकील है, वकील का पेशा करना चाहते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा करना चाहते हैं तो आपको प्रमाण पत्र चाहिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, है ना, आप एक डॉक्टर हैं। क्या चाहिए, सबूत। क्या सबूत, तो प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब कि संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर, मतलब संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर भाई संबंधित अधिकारी, जैसे सीए कर रहे थे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए, डॉक्टरी करते हैं तो भाई डॉक्टरी वाला इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए, वकीली करते हैं तो भाई वकीली वाला इंस्टीट्यूशन से। हाँ बिना पढ़े लिखे तो हो नहीं सकता। क्या बिना पढ़े लिखे पेशा हो सकता है, संभव नहीं है। व्यवसाय में पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं है, बात करते हैं उसमें डिफरेंस में, है ना। लेकिन पेशा में पढ़ा लिखा होना और कुशलता होना बहुत आवश्यक है। बिना विशेष ज्ञान और कुशलता से आप पेशा को प्रारंभ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा भाई रोजगार को, तो रोजगार में क्या होता है, समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपा गया काम, मतलब नियोक्ता प्रमाण पत्र से शुरू किया जा सकता है। किससे, मतलब कह सकते हैं हम लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र से कि भाई नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, पहला डिफरेंस खत्म हो गया ना। मतलब नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला तो आप रोजगार कर, ज्वाइनिंग लेटर जिसे बोलते हैं ना हम लोग, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया भाई, ज्वाइनिंग हो गई मरी, है ना। अब सीधा बात, हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स लिखने वाले हैं जो हमेशा काम में आए। क्या है, सदैव काम में आए, इजिली हो और याद करने में आसानी भी हो। पहला मैंने लिखा प्रारंभ, इसे कुछ वैधानिक नियम को सफलतापूर्वक करके किया जा सकता है। दूसरा संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर किया जा सकता है। तीसरा का वो नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद आप पूरा कर सकते हैं। नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट अंतर के आधार में किसके आधार पर कर रहे हैं हम लोग, उद्देश्य के आधार पर। बताइए इसका क्या होता है, लाभ अर्जित करना, सामान्य उद्देश्य की बात करता हूं, अर्जित करना, है ना। व्यवसाय तो भैया लाभ कमाएगा, है ना, वो छोड़ेगा नहीं, वो लाभ तो कमाएगा ही, है ना। सेवा द्वारा आय अर्जित करना, पेशा क्या करता है, एक व्यक्तिगत सेवा देता है, उसके द्वारा वो अपनी कमाई को लाता है, लाभ अर्जित करता है सेवा द्वारा। किसके द्वारा,
सेवा द्वारा, वो सेवा करता है समानता, सेवा द्वारा लाभ अर्जित करना। दूसरा, तीसरा पेशा, भाई वो क्या करता है भाई, तो उसका उद्देश्य होता है पारिश्रमिक कमाना, मेहनताना कमाना, मजदूरी कमाना। मतलब जो सेवा वो दिया है, जो काम उसने किया है, उसके बदले उसे पारिश्रमिक मिलना, है ना। वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना, वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना। हो गई, है ना। तीसरा कुछ लिख लेते भाई। तो भाई तीसरा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जोखिम, तीसरा पॉइंट में जोखिम याद रखना बेटा। व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जोखिम होती है, व्यवसाय में सबसे ज़्यादा जोखिम होती है। लाभ हुआ तो ठीक है, हानि हुआ तो डूब भी सकते हैं आप, करोड़पति से रोडपति हो सकते हैं, पूरी बिल्डिंग के बिल्डिंग आपकी जा सकती है। अगर लॉस हुआ तो कभी कभी बिजनेसमैन को इतने लॉस होते हैं ना, इतने बड़े बड़े लॉस होते हैं, उसकी घर वार सब चला जाता है। तो जोखिम, सबसे ज़्यादा जोखिम किस में है, व्यवसाय में। तो इसमें सबसे अधिक जोखिम है, सबसे अधिक जोखिम है, जोखिम है। पेशा में थोड़ा बहुत, सॉरी गलत लिख दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, सॉरी, थोड़ा बहुत जोखिम है, थोड़ा बहुत जोखिम है, तनिक बनिक जोखिम है इसमें, लेकिन इसमें कोई जोखिम नहीं है। रोजगार में कोई जोखिम है, कोई जोखिम नहीं, कोई पैसा वैसा इसमें लगाना ही नहीं होता, कोई जोखिम नहीं, है ना। तीसरा पॉइंट हुआ, 3 गो अंदर हम लोगों ने लिखा। चौथा डिफरेंस करते हैं योग्यता से। क्या मतलब योग्यता आपकी चाहिए इसमें या नहीं चाहिए, देखते हैं हम लोग। योग्यता, चौथा योग्यता। भाई बिजनेसमैन बन होने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होना की जरूरत नहीं है, 10वीं पास, इंटर पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री, कोई बात नहीं है, पढ़े हो या ना हो, अंगूठा छाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यापारी सब हो सकता है ना। तो बिजनेस के लिए कोई योग्यता चाहिए, कोई योग्यता नहीं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं। इधर क्या चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बेटा, भयानक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एकदम अच्छे से पढ़ा लिखा। एक सीए बहुत पढ़ा लिखा होता है, एक डॉक्टर एकदम डॉक्टरी करता है एकदम अच्छे से, एक वकील एकदम लॉयर एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है, नहीं करता है, उसके लिए तो एकदम योग्यता चाहिए ही चाहिए। तो इसमें एक मतलब योग्यता, योग्यता अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य, अनिवार्य है, योग्यता अनिवार्य है। इसमें भी योग्यता की आवश्यकता होती है, योग्यता की आवश्यकता होती है, आवश्यकता है ना, आवश्यकता होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मजदूरी करे, क्या जरूरी है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मजदूरी करता है, नहीं। लेकिन इसमें तो भाई पेशा में तो अनिवार्य है, योग्यता आप पढ़े लिखे होने ही चाहिए, वो भी बहुत, है ना। लेकिन रोजगार करने वाला व्यक्ति थोड़ा ना भी पढ़ा रहे तो उसको मजदूरी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि उसको मजदूरी नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि रोजगार में भी, नौकरी करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं। लोग बिना पढ़े लिखे लोग भी नौकरी करते हैं, है ना, लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग पेशा नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। लास्ट, अपनी लास्ट टॉपिक, 4 पॉइंट मैंने लिखा, एक पॉइंट मैं ऊपर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ब्लर कर रही है, ठीक है ना। आप देखिए, इसको मैं एक पॉइंट को मिटा देता हूँ, इसे 5 पॉइंट कह देता हूँ, पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। इसे मिटा देता हूँ, पॉइंट नंबर 5 कर देता हूँ, आप देख लेना।
5वां पॉइंट मैं लिखता हूँ बेटा आचार संहिता। आचार संहिता है, ठीक है, संहिता, आचार संहिता। बेटा व्यवसाय का कोई आचार संहिता नहीं होता है ना, व्यवसाय के लिए कोई आचार संहिता के लागू करना आवश्यकता नहीं है ना। मतलब कह सकते व्यवसाय की कोई आचार संहिता नहीं, या किसी को भी कभी भी कहीं भी माल बेच सकता है और कितना पर जितना पर पट जाए तुमसे, बिजनेसमैन है ना। 10 रुपये में अगर 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में पट रहा है, 10 रुपये में बेच देता है लोग, और 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये में पट रहा है 100 रुपये में बेच देता है। तो इसकी कोई आचार संहिता नहीं है ना, तो इसकी कोई आचार संहिता नहीं है। लेकिन बेटा पेशा, मैंने बताया था पेशा का मेन पॉइंट ही है आचार संहिता, है ना। तो पेशा में आचार संहिता लागू होती है। पेशा सामान्यतः सेवा के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है सामान्यतः, है ना। पेशा का मतलब होता है लोगों की भला करना, है ना। तो आचार संहिता वहाँ पर होती है। वहाँ पर गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सभी के बिना घृणा किए, कितना भी गंदा क्यों हो, आपको उसकी देखरेख एक डॉक्टर को करना ही पड़ता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना ही पड़ता है, और एक वकील को करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता नहीं, करना ही चाहिए, है ना बेटा, ऐसा कह सकते। करना ही पड़ता है तो मजबूरी हो गई, और करना चाहिए ये बड़ी रिस्पेक्टफुली हुई ना। तो इसमें आचार संहिता क्या होती है, पेशा में आचार संहिता होती है। पेशा में आचार संहिता होती है ना। अब बची अपना क्या भाई, रोजगार। क्या सर रोजगार में होती है? नहीं बेटा, इसमें कोई आचार संहिता वगैरह नहीं होता है। लेकिन आचार संहिता के स्थान पर एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट। कल याद होगा मैंने बात किया था, रोजगार एग्रीमेंट से प्रारंभ होती है। मतलब क्या सर, तो मालिक जो कहेगा और जो आपकी सैलरी होगी वो काम आपको करनी पड़ेगी, और उसी के रिगार्डिंग आपको काम करनी है, नहीं तो आपको जॉब से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो इसमें आचार संहिता क्या मतलब स्थान पर, आचार संहिता के स्थान पर क्या होता है, एक अनुबंध होता है। क्या होता है, एक अनुबंध। आचार संहिता के स्थान पर अनुबंध होता है, अनुबंध होता है। 5 पॉइंट, एक पॉइंट मैंने शुरू का इरेज करा था, ठीक है बेटा, शुरू स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने एक इरेज करा था, फिर मैंने लिख दी, है ना। 5 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट इरेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा 5th। इसे नोट डाउन आप कीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और पिछले वाला वीडियो थोड़ा सा प्रीवियस करके वीडियो को, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 1 का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गई। चलो, तो आज हुआ अपना चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी, चैप्टर 1 खत्म। कल से हम लोग चैप्टर 2 की बात करेंगे। यहाँ लगातार 3 से 4 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे लगातार। उसके बाद ईपीएस की भी, है ना, वो क्लास स्टार्ट करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, है ना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़िए, उसे भी आप भी पढ़िए, उसे भी पढ़वाइए, आप अच्छे कीजिए और अपने दोस्तों को भी अच्छे करवाइए, है ना। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो, थैंक यू।